हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वाईसीटी सीरीज का आज हमारा 10th लेक्चर है। जिसने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। हम डिफरेंट डिफरेंट एई और ईएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं और हम उनके ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से समझते हुए चलते हैं। आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने वाले हैं जो पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम बिल्कुल बस आ ही गया है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और जिस तरीके से हमेशा की तरह पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। जो हम फाइनेंस टेस्ट करते हैं सीमेंट के ऊपर, जो फाइनेंस टेस्ट किया जाता है सीमेंट के ऊपर, स्पेशली उसमें सीव टेस्ट जो करते हैं हम, जिसमें सैंपल लेते हैं 100 ग्राम का और 90 माइक्रोन की जो सीव है उस पर हम 15 मिनट्स के लिए शेक करते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये है कि जो हमारा रेसिड्यू बाय वेट कितना होना चाहिए, वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए और हमारे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। तो रेसिड्यू बाय वेट कितना परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ रॉ वाटर सैंपल फ्रॉम द सोर्स इज गिवन बिलो। तो हमने एक सैंपल उठाया है, रॉ वाटर सैंपल उठाया है, जिसमें हमें कुछ कुछ वैल्यू दे रखी है कि पीएच की वैल्यू दे रखी है हमारा 7.4 है। उसका टेस्ट किया हमने तो फ्लोराइड की वैल्यू 1 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में निकल के आई। वेल वहीं पे टोटल हार्डनेस निकल के आया हमारा 350 मिलीग्राम पर लीटर। आयरन का कंटेंट निकल के आया हमारा 2.7 मिलीग्राम पर लीटर। एम्पियन की वैल्यू निकल के आई 60 पर मिली 100 मिलीलीटर। तो अगर हम बात करते हैं पीएच वैल्यू की, तो पीएच वैल्यू की जो लिमिट होती है वो हमारी 6.5 से लेके, एक लिमिट होती है हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट और एक होती है हमारी रिजेक्शन लिमिट। तो क्या होता है कि रिजेक्शन लिमिट हम तब यूज़ करते हैं जैसे किसी सिटी में मेरे को ये वाटर को ट्रीटमेंट करा के सप्लाई करना है। तो अगर उस सिटी में कोई आपदा आ गई है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ डिजास्टर से है, तो हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा ज़्यादा उसकी उस टाइम पे ज़रूरत होगी। तो अगर क्या होगा, ट्रीटमेंट यूनिट्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं या फिर वाटर सप्लाई हमें बहुत ज़्यादा देनी है, तो हम उतना एडजस्ट कर सकते हैं, हम उतना वैल्यू को ले सकते हैं। तो हम जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं वो हमारा रिजेक्शन लिमिट हो गया। लेकिन कितने वैल्यू पे एक्सेप्ट करना है, जब हमारी नॉर्मल कंडीशन है, वो एक हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट है। तो अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो 6.5 जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट है, जो इस तरफ लिखूंगी वो हमारे रिजेक्टेबल लिमिट है। तो 6.5 से लेके 8.5 के बीच में होना चाहिए। वहीं पे अगर हम फ्लोराइड की बात करते हैं तो 1 मिलीग्राम पर लीटर से लेके 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक होना चाहिए। टोटल हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं, टोटल हार्डनेस की बात करें तो 200 मिलीग्राम पर लीटर से लेके हमारी 600 मिलीग्राम। तो एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है हमारे 200 मिलीग्राम पर लीटर। एंड देन रिजेक्टेबल लिमिट या फिर जो हम रिजेक्ट करते हैं जिसपे, वो है हमारी लिमिट 600 पर मिलीग्राम पर लीटर। ये तो हमारा हार्डनेस का हो गया। लेकिन वहीं पे अगर हम आयरन की बात करें, आयरन का कंटेंट कितना होना चाहिए, 0.3। तो अगर हम बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से लेके हमारा 1 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। और जो एम्पियन होता है ये हमारा बेसिकली इनडायरेक्टली कॉलीफॉर्म्स की वैल्यू को शो करता है। और कॉलीफॉर्म्स किसकी वैल्यू को शो कर रहा होता है, कॉलीफॉर्म्स हमारी पैथोजेंस की वैल्यू को शो कर रहा होता है। तो पैथोजेंस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर हम 100 ml में पूछे कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। पैथोजेंस आर वेरी हार्मफुल। तो इसके लिए हमें डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कौन कौन अपने लिमिट से बाहर चला जा रहा है, तो एक्सेप्टेबल लिमिट से अगर कंपेयर करें तो टोटल हार्डनेस हमारा बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि 350 आ रहा है। तो हमें टोटल हार्डनेस के लिए करना पड़ेगा एक तो। वेल वहीं पर हम बात करें एम्पियन के लिए, हमें डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा। और अगर हम आयरन कंटेंट को देखें, आयरन की वैल्यू को देख रहे हैं, तो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से तो आगे भाग गई है। तो 2.7 है, इसका मतलब आयरन के लिए मुझे टोटल हार्डनेस के लिए, एम्पियन के लिए डिसइंफेक्शन, ये सब प्रोसेस करनी पड़ेगी। फ्लोराइड की बात करें तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है बिल्कुल, 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो पानी के लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, यही वो पूछ रहे हैं। तो अगर हम बात करें टर्बिडिटी, फ्लोराइड और हार्डनेस, या फिर हार्डनेस आयरन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन, तो डिसइंफेक्शन हमारा पैथोजेंस को ठीक कर देगा। तो अगर हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन की, तो पैथोजेंस हमारे हट जाएंगे। वेल वहीं पे आयरन का कंटेंट भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, एक परमिसेबल लिमिट तक लाना पड़ेगा, और हार्डनेस की वैल्यू को भी हम परमिसेबल लिमिट तक लाना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये हमारा DSSS ए 2021 में पूछा गया था। वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। हमने कितनी सारी वैल्यू को समझते हुए चला है। वेल अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ एल्किनिटी का जो हमारा वैल्यू, जैसे टोटल हार्डनेस हो गया, वैसे एल्किनिटी का हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है और कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्वे इन विच ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेवनली बॉडीज, जो हेवनली बॉडीज होती हैं, जो हमारे स्पेस में जो बॉडीज हैं उन्हें हेवनली बॉडीज बोलेंगे, सच एज सन और एनी अदर फिक्स्ड स्टार इज डन इज नोन एज। तो देखो, जो सेलेस्टियल बॉडी हेवनली बॉडीज होती हैं, तो उन्हीं को हम हेवनली बॉडीज को ही हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। तो देखो कंफ्यूजन किस किस में हो सकता है, कोई सेलेस्टियल सर्वे में और एक हमारा एस्ट्रोनॉमियल सर्वे में, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी भी हमारी स्टडी होती है, स्पेस की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडी, तो सेलेस्टियल बॉडी जो हेवनली बॉडीज है उन्हें सेलेस्टियल बॉडी भी बोला जाता है। लेकिन इस तरीके के सर्वे को हम एक अलग से नाम देते हैं, जो है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो जिस सर्वे में हम
सन के बारे में या फिर डिफरेंट डिफरेंट फिक्स्ड स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। वहीं पे अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, कॉर्ड स्केल किस लिए यूज़ किया जाता है? जो भी हमारा एंगल है, जो एंगल है उसको ड्रॉ करने के लिए या फिर जो एंगल को मेज़र करने के लिए हम कॉर्ड स्केल को यूज़ करते हैं। और वर्नियर स्केल हमारा एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू को पता करने के लिए, जो हमारे 2 तरीके के स्केल होंगे उसमें हमारी जो बहुत प्रिसाइज़ वैल्यू उसको पता करने के लिए हम वर्नियर स्केल का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ईएससी 2000 में भी पूछा गया और ईएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं वो हमारे एसएससी जेईई के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ इंजीनियर चेन इज़, जो हमारी एक इंजीनियर चेन होती है, इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारी चेन होती है, जैसे गंटर्स चेन हो गई, फिर हमारा इंजीनियर चेन हो गया, फिर हमारी मैट्रिक चेन होती है जिसमें भी हमारी एक हो जाएगी 20 मीटर की, एक हमारी 30 मीटर की। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास एक रेवेन्यू चेन होती है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट चेन होती है हमारे पास। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा इंजीनियर चेन से रिलेटेड। चेन से रिलेटेड तो है ही, लेकिन आप ये देखो कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएसएस भी, डी ट्रिपल एस भी, एई में भी, जेई में भी, और फिर अगर हम बात करें बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में मिजोरम में, हरियाणा में पूछा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 66 फीट की बात करी जाए तो हमारे गंटर्स चेन की जो लेंथ है, जो गंटर्स चेन होती है हमारी, उसकी अगर लेंथ की बात करें तो 66 फीट होती है। और अगर हम इंजीनियर चेन की बात करें तो ये हमारा 100 फीट के बराबर होता है और इसमें 100 लिंक्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ही सकते हो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया। और लेंथ ऑफ इंजीनियर चेन इज 100 फीट, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट चेन को देखते चलें तो पहली चेन है हमारी रेवेन्यू चेन, जिसमें 33 फीट होता है और उसमें कितने लिंक्स हैं हमारे? 16 लिंक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू चेन देखो 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। रेवेन्यू चेन में कितनी फीट होती है? तो 33 फीट की होती है, उसकी लेंथ और 16 लिंक्स देखे जाते हैं। वहीं पर भी गंटर्स चेन देखे तो यहाँ पे हमने देखा था 66 फीट की जो चेन है वो हमारी गंटर्स चेन है और इसमें हमारे 100 लिंक देखे जाते हैं। बिल्कुल। इंजीनियर चेन की बात करें तो अभी जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना, द लेंथ ऑफ इंजीनियर चेन इज 100 फीट और 100 लिंक्स देखे जाते हैं। मैट्रिक चेन में 2 होते हैं, एक हमारे 20 मीटर, एक हमारा 30 मीटर। 20 मीटर में हमारे 100 लिंक्स देखे जाते हैं और 30 मीटर में हमारे 150 लिंक देखे जाते हैं। तो ये सब हमारे एक तरीके के एमसीक्यू हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। ये दोनों भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये बहुत सारे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया है कि 1 माइल इज इक्वल्स टू, तो 1 माइल को अगर हमें घंटर्स चेन में एक्सप्लेन करना है तो इट विल बी इक्वल्स टू 80 घंटर्स चेन। वहीं पर अगर हम बात करें 1 एकड़ की, तो 1 एकड़ विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय घंटर्स चेन का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें 1 माइल की तो 80 घंटर्स चेन, और हम अगर 1 एकड़ की बात करते हैं तो 10 इंटू घंटर्स चेन का स्क्वायर। अ वाटर सैंपल हैज़ अ पीएच, तो मुझे पीएच की वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा पीएच और एक होता है हमारा पीओएच। तो इन दोनों का सम हमारा होता है 14। ये एक तो हमें याद रखना चाहिए। पीएच क्या शो करता है? हमारा हाइड्रोनियम आयंस का कंसंट्रेशन। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं पीओएच क्या शो करता है? तो हमारा हाइड्रोक्सिल आयंस का कंसंट्रेशन शो करता है। ये टोटल हम मिला के इनकी वैल्यू होती है हमारी 14, और ये हमारे वाटर सैंपल में हम यूज़ करते हैं। अगर हम पीएच की बात करें, जो हम पीएच फाइंड करते हैं तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से फाइंड किया जाता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो पोटेंशियोमीटर्स यूज़ किया जाता है, पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है हमारा पीएच की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर सैंपल। तो हाइड्रोक्सिल आयन का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो पीएच की वैल्यू हमें गिवन है। पीएच की वैल्यू बात करें तो वो 8 गिवन है और पीओएच निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले बात तो हाइड्रोक्सिल जो हमें पीओएच है उसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो 14, तो पीओएच हो जाएगा मेरा 6। अगर मैं बात करूँ पीओएच हो जाएगा मेरा 6, और हम इसको इस तरीके से शो करते हैं कि पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 टू द पावर, ये जो बेस है हमारा 10 की पावर पे होता है, और OH माइनस, तो जो मेरा ब्रैकेट में OH माइनस है ये हमेशा किस यूनिट में रहता है? मोल पर लीटर की यूनिट में रहता है। मोल पर लीटर की यूनिट में होता है। और पीओएच की वैल्यू मुझे 6 दे रखी है। अगर मैं बात करूँ पीओएच की वैल्यू मुझे 6 दे रखी है, इक्वल्स टू माइनस का लॉग लॉग 10 बेस पे, हमारा 10 बेस पे OH की वैल्यू माइनस में। तो अगर हम बात करते हैं बस मुझे हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा? हम एंटी लॉग ले लेंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। 10 की पावर -6 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, क्योंकि हमने एंटी लॉग लिया तो ये तो 10 की पावर पे चला जाएगा और यहाँ से लॉग हट जाएगा और माइनस ऊपर चला जाएगा हमारा। तो 10 की पावर -6 मोल पर लीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। HPSSC जेई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्राइएंगुलेशन इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नोइंग। तो अगर हम ट्राइंगुलेशन की बात करें, ट्राइंगुलेशन की बात करें तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो इनमें से देखिए, थ्री साइड द एंगल कैन बी कैलकुलेटेड प्रिसाइसली। क्या बस हम 3 साइड और एक एंगल पता कर सकते हैं, या फिर 3 एंगल और साइड पता कर सकते हैं, या फिर 2
साइड्स एंड वन एंगल पता कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलेशन प्रोसेस में हम क्या क्या पता कर सकते हैं वो ये पूछ रहे हैं। या फिर वन साइड एंड थ्री एंगल, द रिमेनिंग साइड कैन बी कैलकुलेटेड प्रिसाइसली। तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है कि हम एक वन साइड और थ्री एंगल्स के हेल्प से हम जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनको बिल्कुल प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकते हैं। गुजरात एई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्रायंगुलेशन की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसी में ये आंसर लिखा है कि ट्रायंगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच यू कैन फाइंड अ वन साइड एंड थ्री एंगल्स एंड द रिमेनिंग साइड कैन बी कैलकुलेटेड प्रिसाइसली। वेल अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैव बोथ होराइजन ग्लास एंड द इंडेक्स ग्लास। तो बहुत दोनों हमारे होराइजन ग्लास और इंडेक्स ग्लास की बात करते हैं। ये कौन दो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में, दोनों ये चीज़ हमारी कौन से इंस्ट्रूमेंट में देखी जाती है? ऑप्टिकल स्क्वायर में, लाइन रेंजर में, पेडोमीटर में, या फिर बॉक्स सीकेंट में। तो अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन हमें दे रखा है और ईएससी 2007 में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी जेई। तो अगर हम बात करते हैं तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है, एक तो ऑप्टिकल स्क्वायर जिससे हम 90 डिग्री को मेजर कर लेते हैं, और एक हमारा बॉक्स सेक्सेंट अगर हम बात करें बॉक्स सीकेंट की। तो अगर ये दोनों ऑप्शन की बात करें तो ये जिसमें भी सेलेक्ट हो रहा है, जैसे सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। होराइजन ग्लास और हमारा इंडेक्स ग्लास इन दोनों में पाया जाता है। वेल वहीं पर अगर हम लाइन रेंजर की बात करें तो रेंजर आपको पता है रेंजिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, रेंजिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, वो लाइन रेंजर होता है। पेडोमीटर क्या है? जो हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, जो हमने नंबर ऑफ फुट स्टेप्स रखे होते हैं, जो उसको मेजर करता है, जो उसको काउंट करता है, वो हमारा पेडोमीटर हो जाता है। वेल अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्टिकल स्क्वायर एंड द बॉक्स सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सी 2018 का क्वेश्चन है, तो ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो दो प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल होता है कि हम जो होल से पार्ट की तरफ जाएंगे, होल टू पार्ट की तरफ जाएंगे, बड़े एरिया से छोटे तरफ जाएंगे, होल टू पार्ट की तरफ जाएंगे। दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, वो ये कहता है कि एटलीस्ट हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए तीसरे पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो वर्किंग फ्रॉम, जो ये हम होल टू पार्ट वर्क कर रहे हैं, ये बेसिकली ये इंश्योर करता है, इंश्योर्स प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉसिबल एरर इन सर्वे वर्क ओवर द लार्ज एरिया। तो ये प्रिवेंट कर सके, ये किस लिए यूज किया जाता है? प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन, बहुत सारे पॉसिबल एरर को एक्यूमुलेट होने से प्रिवेंट करता है। ये इंश्योर करता है कि हम इसलिए ये वाला प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली अगर हमने इस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बनाया है, तो ये जो हमारा हमारा काम ही क्या है कि हम लार्ज एरिया पे जब सर्वे कर रहे हैं, तो जो हमारा एरर है उससे हम अपने आप को, ये जो हमारा काम है उससे एरर हम मिनिमाइज कर सकें, हम अपने काम को एरर फ्री कर सकें। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एकदम अच्छा, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि बोथ स्टेटमेंट ए 1 एंड 2 आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। 2018 ईएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर द क्लोराइड कंटेंट इन वाटर। तो अगर हम बात करते हैं क्लोराइड कंटेंट इन वाटर को मेजर करने के लिए हम कौन से टेस्ट को करते हैं? क्या ईडीटीए टेस्ट किया जाता है, या फिर विंकलर्स टेस्ट किया जाता है, या फिर मोर्स मेथड किया जाता है? या इनमें से कोई भी मेथड को यूज नहीं करते क्लोराइड कंटेंट ऑफ वाटर को पता करने के लिए। 2021 HPSSC जेई में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगर ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन है ईडीटीए। अगर हम ईडीटीए की बात करें तो ईडीटीए की कुछ फुल फॉर्म होती है। ईडीटीए की एक फुल फॉर्म होती है जो कि है हमारे इथिलाइन इथिलीन इथिलीन डायअमीन, इथिलीन डायअमीन। ये भी हमारे एक एमसीक्यू है, पूछ लेते हैं। इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये मेरा हो गया इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें इस मेथड की, तो ईडीटीए मेथड हमारा वाटर की हार्डनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ईडीटीए मेथड की बात की जाए तो ये वाटर की हार्डनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एक तरीके का टाइट्रेंट है। इससे इसके द्वारा हम वाटर को टाइट्रेट करते हैं। और इसके जब इसकी बात करें तो इंडिकेटर क्या होता है जब इस टेस्ट को किया जाता है हमारा हार्डनेस पता करने के लिए ईडीटीए को, तो टाइट्रेंट की तरह काम करता है हमारा ईडीटीए, इथिलाइन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो इंडिकेटर है, जो इंडिकेटर की बात की जाए, अगर इंडिकेटर का काम क्या है कि बता देगा कि हमें सिग्नल दे देगा कि भाई टेस्ट हो गया। तो इंडिकेटर हमारा होता है इस वाले टेस्ट में ईबीटी। ईबीटी की फुल फॉर्म है एरिक्रोम ब्लैक टी। तो अगर ईबीटी की बात करें तो एरिक्रोम ब्लैक टी इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीटी। तो ये क्या होता है कि पहले हमारा जो कलर होता है वो ईबीटी की वजह से हमारा वाइन रेड कलर होता है, वाइन रेड कलर होता है, और जब टाइट्रेशन कर देते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब टाइट्रेशन से पहले हमारा वाइन रेड कलर होता है, और जैसे ही हम टाइट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो वो ब्लू कलर में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। किस वजह से? ये जो इंडिकेटर है हमारा एरिक्रोम ब्लैक टी,
तो इसके वजह से तो ये इंडिकेटर भी बता देता है कि टेस्ट हो गया। और ये ईडीटीए मेथड हमारा हार्डनेस के लिए किया जाता है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं विंकलर्स मेथड की, अगर इस मेथड की बात करें, विंकलर्स मेथड की बात करते हैं, तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन के प्रेजेंस को पता करने के लिए किया जाता है कि ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है हमारे, डिजॉल्व ऑक्सीजन के प्रेजेंस को पता करने के लिए किया जाता है हमारा विंकलर टेस्ट। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं मोर मेथड की, तो मोर मेथड हमारा क्लोराइड आयन को पता करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लोराइड आयन, क्लोराइड के कंटेंट को वाटर में पता करने के लिए मोर मेथड को यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टाइट्रेशन किससे किया जाता है, अगर इस मेथड से बात करें तो इस मेथड की अगर टाइट्रेशन की बात करते हैं तो टाइट्रेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं टाइट्रेंट को, वो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट विल बी द आंसर ऑफ दिस। अगर टाइट्रेट की बात करें, टाइट्रेंट की बात करें, तो सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन मोर्स मेथड फॉर एग्जामिनिंग द क्लोराइड कंटेंट इन वाटर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द कन्वेंशनल साइन शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट एज। तो हमारे ये कुछ डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि क्या कैटेगरी को बता रहा है। तो अगर आप देखो तो नीचे जो ये वाली हमारी ऐसे जा रही है, ये हमारी एक रेलवे लाइन है, लेकिन आप अगर देखो तो ये जो रेलवे लाइन का सिंबल है वो हमें यहाँ पे ऊपर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो मेरा ये ब्रिज है, जो मेरी रोड और ऊपर जो ब्रिज जा रहा है उसके नीचे हमारी रेलवे लाइन है। तो ये हमारा कुछ इमेज कहना चाह रहा है। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन से मैच करता है। ब्रिज कैरिंग रेलवे अंडर रोड, तो ब्रिज जो है वो रोड को जो कैरी कर रहा है रेलवे को रोड के नीचे। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ब्रिज इज कैरिंग रेलवे अंडर द रोड। तो रोड के नीचे से हमारी रेलवे जा रही है, बिल्कुल सही बात है। और एलएमआरसी जेई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर कुछ और सिंबल को भी हम देख लेते हैं कि अगर हमारा ऐसे डैश 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 लाइन होगी तो हमारा सेंटर लाइन को शो करेगा, सर्कल में एन होगा और एरो के ऊपर की तरफ होगा तो वो नॉर्थ लाइन को शो करेगा। वेल वहीं पर अगर हम बात करें थोड़ा सा डार्क ब्रिथ की, जो हमारी थोड़ा ज़्यादा ब्रिथ की जो हमारी लाइन होगी वो हमारा चेन लाइन को शो करता है। और अगर हमारा ट्राइंगल में हमारा चेन लाइन ऊपर से क्रॉस में वी शेप में जा रहा है तो वो हमारा मेन स्टेशन है। और सर्कल में जाएगा तो हमारा ट्रावर्स स्टेशन है। और अगर हमारा सिंगल लाइन में ऐसे जा रहा है डैश डैश करके तो वो हमारा सिंगल रेलवे लाइन है। और फिर हमारा ऐसे डबल रेलवे लाइन है। और ये हमारा जो अभी हमने देखा था रोड ब्रिज का सिंबल है। और ये हमारे जो हमारे बिल्कुल हमारे टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, चर्च हो गया, जो भी हमारे धार्मिक स्थल है उनका सिंबल है। तो ये तो कुछ सिंबल हो गए, आपको याद रखने हैं और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल इन चेन सर्वेइंग। तो अगर चेन सर्वे करते हैं और उसमें राइट एंगल मतलब 90 डिग्री को कौन कौन सेट आउट कर सकता है इनमें से। तो क्रॉस स्टाफ जो है वो बिल्कुल सेट आउट कर सकता है, 90 डिग्री पे सेट आउट कर सकता है। इनफैक्ट इसमें तीन और तरीके के देखने को मिलता है। एक होता है हमारा कॉप ओपन होता है, एक हमारा एडजस्टेबल होता है, और एक हमारा फ्रेंच फ्रेंच स्टैफ होता है। जहाँ पे अगर हम फ्रेंच स्टैफ की बात करें, अगर फ्रेंच स्टैफ की बात करी जाए तो वो भी हमारा एक अलग ही टाइप का है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं 45 डिग्री कर सकते हैं पता, हम इसमें 90 डिग्री को भी पता कर सकते हैं, 135 डिग्री भी पता कर सकते हैं। तो ये सब हमारा क्रॉस स्टाफ है। क्रॉस स्टाफ की कैटेगरी में ओपन, फ्रेंच एंड एडजस्टेबल। एडजस्टेबल मतलब आप समझ रहे हो कोई भी नंबर। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर की, तो ऑप्टिकल स्क्वायर भी हमारा 90 डिग्री को मेजर करने के लिए, सेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हमारा डबल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस पे काम करता है। तो अगर हम बात करें ऑप्टिकल स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हमारा डबल रिफ्लेक्शन पे हमारा काम करता है। वेल वहीं पे अगर हम प्रिज्म स्क्वायर की बात करते हैं तो प्रिज्म स्क्वायर हमारा ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे काम करता है, डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे काम करता है, जिसमें ये हमारा डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा 45 डिग्री पे होता है। और ये भी हमारा राइट एंगल को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रिज्म स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर तीनों यूज़ किए जाते हैं, तीनों यूज़ किए जाते हैं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो तो नहीं है सही, दूसरा भी गलत है। और वहाँ पे हम बात करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा तीनों हमारे सी ऑप्शन में, इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और ये सी 2015 में पूछा गया, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो 90 डिग्री कौन कौन सेट आउट कर सकता है, क्रॉस स्टाफ कर सकता है हमारा, ऑप्टिकल स्क्वायर कर सकता है, और प्रिज्म स्क्वायर है ये भी कर सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल सफर फ्रॉम नमनेस ऑफ बॉडी पार्ट, विजन, hearing problems and abnormal mental behavior. These are the symptoms of which disease of the below? तो इनमें से क्लोरोलाइसिस में से, क्लोरोसिस में से, मीनामाटा डिसीज एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये सब प्रोसेस में से किसको देखा जाता है कि ये सब जो हमारी प्रॉब्लम है कि बॉडी में नमनेस होने लगती है, मतलब कि वो अच्छे अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, उसमें सेंसेस फील नहीं होते, विजन, हियरिंग प्रॉब्लम और एबनॉर्मल मेंटल बिहेवियर जो है मेंटली वो ठीक से मेंटली काम नहीं कर रहा होता, तो कौन सी बीमारी में देखा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो मीनामाटा डिसीज़ में ये देखा जाता है। मीनामाटा डिसीज़ के ये सिम्टम्स हैं और ये किसके वजह से होता है, तो ये हमारा मरकरी की वजह से होता है। मरकरी के प्रेजेंस की वजह से बॉडी में ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इवन उसमें हमारे को हियरिंग और जो सुनने की प्रॉब्लम है और जो बोलने की प्रॉब्लम है, बोलने में भी दिक्कत होने लगती है, तो बहुत ज़्यादा बॉडी को ये इफेक्ट करने लगता है। तो मरकरी की वजह से मीनामाटा डिसीज़ देखा जाता है। वेल अगर हम बात करें
क्लोरोलाइसिस तो क्लोरीन के जो भी प्रेजेंस है, जो भी क्लोरीन की वैल्यू है उससे ज़्यादा होने की वजह से ये देखा जाएगा। फ्लोरोसिस में हमारा जो फ्लोरीन की कमी हो जाती है, जो हमारा फ्लोरीन है उसकी कमी की वजह से देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नीज हैं, जो हमारा बोन्स है, बोन्स में हमें पेन होने लगता है, ब्रिटल होने लगती है फ्लोरोसिस की वजह से। और ब्लू बेबी सिंड्रोम हमारा नाइट्रेट की वजह से दिखना पड़ता है, जिसमें 45 mg पर लीटर से ज़्यादा अगर उसकी वैल्यू हो जाएगी, 45 mg पर लीटर से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी नाइट्रेट की, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा मीना मार्टा डिसीज, और ये D SSS मेंस 2021 में देखा गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो बोल रहा है कि द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ 1/20। तो अगर हम स्लोप करेक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा होगा स्लोप करेक्शन, जिसकी वैल्यू होती है, हम यूज करते हैं h² / 2l। ये हमारा स्लोप करेक्शन होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ग्रेडियंट हमें दिया है 1/20, तो 20 चलोगे तो 1 मिलेगा। तो अगर हम बात करें 1 राइज होगा अगर 20 चलोगे, ये इस लाइन का मतलब है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, अभी बोल रहा है कि 30 मीटर लेंथ है, तो भाई 1 चलोगे, सॉरी 20 मीटर चलोगे तो 1 मिलेगा। तो अगर हम 30 मीटर की बात करें तो 30 मीटर चलोगे तो कितना मिलेगा, 1/20 इंटू 30, मतलब 1.5 मीटर का राइस मिलेगा, 1.5 मीटर का राइस मिलेगा। तो एच की वैल्यू क्या हो गई मेरी, अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू की बात करूँ, तो एच की वैल्यू हो गई मेरी 1.5, और एल हमें पता है, ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है 30 मीटर। तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ, तो -1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 30। अब हम अगर इसको पॉइंट भी हटाएंगे, और 1.5 का स्क्वायर हमें पता है 2.25, 2.25 अपॉन 60। अब देखो क्वेश्चन में सेंटीमीटर में पूछा है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से और 100 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 225 और 60 को सॉल्व करना है। 225 और 60 को अगर सॉल्व करेंगे, तो बात करते हैं 225 अपॉन 60, तो 5 से कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा 12 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 4 और 45। तो 45/12 आ रहा है, 45/12 आ रहा है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो 12 की टेबल में 4 टाइम्स आता है 48, और 3 टाइम आता है 36। तो हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 3 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन में है, सी में। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमने 100 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि आंसर में हमें सेंटीमीटर में पूछा है, अगर मीटर में पूछता तो फिर हमारा चेंज आंसर हो जाता, 0.0375 देखने को मिलता। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये ऐसे स्लोप करेक्शन के क्वेश्चन आते रहते हैं। और आप ये देखो, ईएससी 2006 में पूछा है, 2014, और हमारे एई के पेपर में 2021 में पूछा गया है। तो ईएससी का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इफ इट कंटेन्स। तो सबसे पहली बात, हार्डनेस हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी टेम्पररी, एक हार्डनेस है हमारी टेम्पररी, और एक हार्डनेस है हमारी परमानेंट। तो टेम्पररी कब देखने को मिलती है, जब हमारे पास मल्टीवेलेंट आयंस के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हो। और परमानेंट कब देखने को मिलती है, परमानेंट हमें तब देखने को मिलती है जब हमारे पास नॉन कार्बोनेट भी देखने को मिले हमारे पानी में। तो हार्डनेस जो अगर टेम्पररी है तो फिर वो बॉइलिंग के द्वारा रिमूव की जा सकती है। और मैंने अभी बताया कि मल्टीवेलेंट आयंस हों किसके, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के। तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो सी ऑप्शन में कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा है। तो जब अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारे वाटर में प्रेजेंस है तो हम बॉइलिंग के द्वारा हार्डनेस को रिमूव कर पाएंगे। वेल, अगर वहीं पे हम बात करें कि परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट होती तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो जियोलाइट मेथड यूज करेंगे। वैसे और भी तरीके हैं, लाइम को भी यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड भी यूज करते हैं, पर अभी यहाँ पे बॉइलिंग पूछ रहा है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर वाटर में प्रेजेंस है तो हम उसकी हार्डनेस को बाय बॉइलिंग हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट पसंद है, प्रेजेंट होगा, परमानेंट अगर प्रेजेंट होगा तो हम जियोलाइट मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सेग करेक्शन अप्लाइड ड्यूरिंग चेनिंग इज। तो आप देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक पेज पे लगाया है, यहाँ पे तो खत्म ही नहीं हो रहा। पता नहीं कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, एनपीसीसी में, एसएससी 2004 में, 17 में पूछा गया है, फिर गुजरात में, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। द सेग करेक्शन मतलब कैसा होता है चेनिंग में, फिर वहीं पे ये 19 में पूछा गया है। तो और फिर ये इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने लगा दिया कि देखना को भी बनता है कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेग करेक्शन की बात करें तो अगर हमारी जो हमारा रोप है, अगर हम उस पे पुल लगाते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने पीएम अप्लाई किया है। पीएम क्या है, जो फोर्स मैंने पुल किया है, जो पुल मैंने अप्लाई किया है, पर वो कुछ टाइम के बाद ऐसे सैग होने लगता है, सैग हो जाती है, मतलब समय के संग आप देखोगे सैग हो जाती है। तो यही जो हमारा सैग करेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, ये कैसा होता है, तो ये हमेशा सब्ट्रैक्टिव होता है। वैल्यू क्या होती है पहले इसकी देख लेते हैं। वैल्यू की बात करें तो ये होती है W²L, एल हमारा मीटर में है, और हमारा नीचे हो जाता है 24 PM, जो हमने अप्लाई किया है PM²। ये हमेशा नेगेटिव होता है, जो हमारा सेक करेक्शन है वो हमारा नेगेटिव है। अगर मेरा करेक्शन जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब एरर कैसा होगा, अगर करेक्शन नेगेटिव है तो एरर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एरर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, और सेक करेक्शन हमेशा ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये उसकी वैल्यू होती है करेक्शन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंजेस एंड इज हाईली प्रिसाइज। तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे बहुत कम कौन सा लीस्ट इफेक्ट है, इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो लीस्ट इफेक्ट कौन होता है, जो टेम्परेचर चेंज की वजह से लीस्ट इफेक्ट हो और वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो। तो क्या लिनन टेप है, मेटेलिक टेप है, स्टील टेप है, या फिर इनवार टेप है। तो अगर आपने सुना हो तो ये इनवार टेप जो होता है, इसका जो अल्फा होता है, अल्फा मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू कम होती है, इस वजह से ये टेम्परेचर चेंज है ना, जो टेम्परेचर का जो चेंज है बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। और हाईली प्रिसाइज्ड वैल्यू ये प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो एसएससी जेईई हरियाणा में पूछा गया है और फिर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनवार टेप का जो हमारा टेम्परेचर चेंज है वो सबसे कम होता है और हाईली प्रिसाइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि अ ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। तो जो हमारी ब्रांच है सर्वे की जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को ऑब्टेन करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस तरीके की जो हमारी ऑब्जर्वेशन इस ब्रांच की सर्वेइंग की इस ब्रांच को क्या कहते हैं। क्या चेन सर्वेइंग कह रहे हैं, तो चेन सर्वे में हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, मतलब लीनियर मेजरमेंट क्या है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, ये एक तरीके का ग्राफिकल मेथड है। अगर इसकी बात करें, ये ग्राफिकल मेथड है जिसमें साइटिंग और हम जो हमारा पूरा कैलकुलेशन है, ये जो हमारा पूरा ड्राइंग है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, वो साइमल्टेनियसली चल रहा है, मतलब देख भी रहे हो और वहीं पे बना रहे हो, तो ये ग्राफिकल मेथड है। फिर वहीं पे अगर हम टेक्यूमेट्री सर्वे की बात करें तो यही है वो सर्वे जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को ऑब्टेन करते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगर हम वहीं पे बात कर रहे हैं, डी ऑप्शन जो हाइड्रोग्राफिक है, तो नाम से पता चल रहा है हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हम वाटर में जाके जब हम रिसर्च करते हैं, वाटर में रिसर्च करते हैं, उसी तरीके की जो ब्रांच है सर्वेइंग की उसको हम हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग बोलते हैं। और ये इसरो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इवन नीचे भी एक क्वेश्चन था, शायद में भी कट गया है वो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि टेकोमेट्री सर्वेइंग इज अ ब्रांच जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो वी हैव टू फाइंड नॉट करेक्ट। सबसे पहली बात तो हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट देखना है विद रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। तो जो लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी होती है हम उसके रिस्पेक्ट में देखना है कि लार्जर द रेडियस ऑफ अ, नॉट करेक्ट फाइंड करना है, लार्जर द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ द इंटरनल सरफेस ग्रेटर द सेंसिटिविटी। तो बिल्कुल सही बात है। इसके लिए पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं। सेंसिटिविटी की बात करें तो अल्फा से शो करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है कि एल बाई आर। एक तो एल बाई आर हो गया जो लेंथ है, और अपॉन रेडियस जो लेंथ है हमारी और रेडियस के इक्वल। और एक और होता है हमारा S2 माइनस S1 जो हमारी स्टेडिया के बीच की हाइट है, S2 माइनस S1 या S अपॉन ND जो हमारी डिस्टेंस है। तो एक तो ये दिखाया जाता है, रेडियन में होता है तो रेडियन से हम उसको डिग्री में चेंज करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 206 206 और 265 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारा सेंसिटिविटी हो गया। लेकिन अगर हम बात करें रेडियस इंक्रीज होगी या फिर डायामीटर इंक्रीज होगी या फिर हमारी लेंथ इंक्रीज होगी, अगर रेडियस इंक्रीज होगी, डायामीटर इंक्रीज होगी और लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे सेंसिटिविटी से। लेकिन अगर हम बात करते हैं विस्कोसिटी की, अगर विस्कोसिटी की बात करी जाए, विस्कोसिटी अगर हमारा है और सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है और एक सरफेस टेंशन है, तो अगर इनकी बात करें तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें इनकी तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी और सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, तो जो हमारी सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इनडायरेक्टली है। विस्कोसिटी ज़्यादा हो गया तो सेंसिटिविटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम लीस्ट विस्कस मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं लेवल ट्यूब के अंदर, और वो मटेरियल हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल। तो हम अल्कोहल्स को यूज़ के अंदर यूज़ करते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो नॉट करेक्ट फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है लार्जर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरनल सरफेस ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी। तो सही बात है, अभी देखा कि रेडियस इंक्रीज होगी तो हमारी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। लार्जर द डाया ऑफ लेवल ट्यूब ग्रेटर विद द सेंसिटिविटी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है। तो लार्जर द लेंथ ऑफ द वेपर बबल ग्रेटर विल बी द डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। रेडियस, डायमीटर और लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सही है। इसका मतलब डी विल बी द आंसर। लार्जर द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर लार्जर होगी तो क्या सेंसिटिविटी भी लार्जर होगी, तो नहीं, तब सेंसिटिविटी हमारी स्मॉलर हो जाएगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना था। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम यहीं पे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, तो उसको देखते हुए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रिड्यूस्ड लेवल एंड बेंचमार्क इज 100 मीटर। अगर हम बात करते हैं रिड्यूस लेवल और बेंचमार्क की वैल्यू दे रखी है हमें 100 मीटर और बैक साइड दे रखा है हमें 1.215 मीटर एंड फोर साइड इज गिवन 1.870 मीटर। तो RL फाइंड करना है मुझे फॉरवर्ड स्टेशन का, फॉरवर्ड स्टेशन का RL फाइंड करना है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं हम। तो हाँ, हमें RL फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट खड़ा कर दिया,
यहाँ पे हम बेंचमार्क बना देते हैं, बेंचमार्क है ये हमारा। तो अगर मैंने यहाँ से साइड ली तो बेंचमार्क का आरएल हमें गिवन है, आरएल हमें दे रखा है 100 मीटर दे रखा है, और बैक साइड हमने ली, बैक साइड ली हमने 1.215। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड की बात करते हैं, तो 1.215 मीटर हमने बैक साइड लिया, तो हमें इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता चल गई। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1.215 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 101.215 मीटर। ये तो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें फॉरवर्ड या फॉर साइड स्टेशन गिवन है, और उसका मुझे आरएल फाइंड करना है। तो ये वैल्यू मुझे दे रखी है, वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1.870। अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ आरएल से लेके यहाँ तक पहुँच गई, मतलब मुझे यहाँ तक पूरा यहाँ तक पता चल गया है। तो मुझे ये वैल्यू पता चल गई है, अगर ये वैल्यू पता चल गई तो मैं उसमें ये वाली वैल्यू माइनस कर दूंगी जो मेरे को दे रखी है 1.870 मीटर को माइनस कर दूंगी, तो मुझे क्या है, आरएल मिल जाएगा। तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो आरएल जो अब मेरा फॉरवर्ड स्टेशन का है वो क्या हो जाएगा कि 101.215 मीटर माइनस 1.870, ये मुझे माइनस करना है इसमें से। तो 5 माइनस किया, ये 11 बन गया, 11 में से माइनस किया तो 4 हो जाएगा, 11 में से माइनस किया तो 4 हो जाएगा, और ये हमारा 12 में से इसको माइनस करेंगे, सॉरी ये 11 हो गया, ये भी 3 हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा ये अब हो गया है ना 0। 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 हो जाएगा। तो 99.345 मीटर मीन्स ए विल बी द करेक्ट आंसर। 99.345 मीटर हमारा आरएल आ रहा है फॉरवर्ड स्टेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द नॉट बिलोंग्स टू द एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम। अगर हम एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम की बात करें तो इनमें से कौन सा सिस्टम हमारा उसको बिलोंग नहीं करता है, आर सिस्टम, सेक्साइजिमल सिस्टम, सेंटेंसिमल सिस्टम, या फिर कन्वर्जन सिस्टम। तो हमारा आर सिस्टम, सेक्साइजिमल सिस्टम एंड सेंटेसिमल सिस्टम, ये तीनों हमारा एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। कन्वर्जन सिस्टम हमारा यूज नहीं किया जाता। डी विल बी द करेक्ट आंसर, DSSB। और हमारे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आर सिस्टम की बात करें तो इसमें वन सर्कमफेरेंस जो है हमारा, वन सर्कमफेरेंस जो है वो 24 आवर्स के लिए होता है, इक्वल टू 24 आवर्स। तो अगर वन सर्कमफेरेंस को हम शो कर रहे हैं वो 24 आवर्स को शो करता है, 24 आवर्स को। फिर हमें पता ही है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और फिर हमारा अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 मिनट की बात करते हैं तो वो 60 सेकंड होता है। तो ये तो हमारा आर सिस्टम हो गया, ये तो हार्ट सिस्टम की बात हो गई। अगर हम बात करें सेक्साइजिमल सिस्टम की, सेक्साइजिमल सिस्टम में बात करें तो वन सर्कमफेरेंस इस वाले सिस्टम में क्या होता है, वन सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो वन सर्कमफेरेंस जो है हमारा 360 डिग्री को शो करता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है 1 डिग्री किसको शो करता है। अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो वो 60 मिनट को शो करता है। 1 डिग्री हमारा 60 मिनट को शो करता है, और 1 मिनट हमारा 60 सेकंड को शो करता है। 1 मिनट हमारा 60 सेकंड को शो करता है। और सेंटेंसिमल सिस्टम जो है हमारा, सेंटेंसिबल सिस्टम, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें है हमारा वन सर्कमफेरेंस 400, जो वन सर्कमफेरेंस है वो हमारा 400 ग्रेड को शो करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक MCQ में पूछा गया है कि इन सेंटेंसिमल सिस्टम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन सर्कमफेरेंस। तो वन सर्कमफेरेंस हमारा 400 ग्रेड को शो करता है, 1 ग्रेड हमारा 100 सेंटीग्रेड को शो करता है, और हमारा 1 सेंटीग्रेड 100 सेंटीग्रेड को शो करता है। मतलब 1 ग्रेड विल बी इक्वल्स टू 100 सेंटीग्रेड के बराबर। और अगर हम बात करते हैं 1 सेंटीग्रेड की, अगर मैं बात करूँ 1 सेंटीग्रेड की, तो वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल 100 सेंटीग्रेड के इक्वल। 100 सेंटीग्रेड के इक्वल होता है हमारा 1 सेंटीग्रेड। तो ये हमारा 3 तरीके का सिस्टम है जो हम एंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो कन्वर्जन विल बी द करेक्ट आंसर, वो मेथड यूज नहीं किया जाता हमारा एंगुलर मेजरमेंट के लिए। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेल कंडीशन ट्राइंगल इन एन ट्रायंगुलेशन सिस्टम विल बी। तो वेल कंडीशन अगर ट्रायंगल की बात करी जाए तो जो हमारी साइड है, पहली बात तो ट्रायंगल की जो साइड है वो हमारी 30 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए, 30 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, और 120 डिग्री से कम होनी चाहिए। 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 120 डिग्री से कम होगा तो ये हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल में हम इसे काउंट करेंगे। पर वो पूछ रहे हैं कि क्या सिस्टम होना चाहिए एक वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए। आइसोस्केलेस ट्रायंगल होना चाहिए। सबसे पहली बात, आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, 2 साइड्स इक्वल हो, और जिनकी कोई साइड नहीं इक्वल होती उन्हें स्केलिन बोलते हैं, जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है उन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो 2 साइड्स इक्वल हो उन्हें तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब वो बोल रहा है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो बेस, और बेस एंगल क्या हो 56 डिग्री 14 मिनट, या फिर 66 डिग्री 14 मिनट, या फिर 76 डिग्री 14 मिनट। तो अगर हम बात करें तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो हमारा बेस ट्रायंगल है, एक तो सबसे पहली बात हम चाहते हैं कि ये दो 30 डिग्री से बड़ा हो, 120 डिग्री से छोटा हो, ये एक कंडीशन होनी चाहिए। फिर हमारी सारी जो वैल्यू है, तो तीनों जो हमारा साइड है उसकी वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास पहुंच जाए। तो हमारा ये वाला जो वैल्यू है जो 56 डिग्री 14 मिनट है,
तो ये जो हमारी वैल्यू है 56 डिग्री 14 मिनट वाली, ये वाली हमारी मोस्ट एक्यूरेट और वेल कंडीशन ट्रायंगल की वैल्यू है। इससे ये पता चलता है हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी ट्रिपल एस बी जेई मॉर्निंग इवनिंग, इवन मिजोरम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है ये ट्रायंगुलेशन का। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो बोल रहा है कि इन द सर्वेइंग पोजीशंस ऑफ न्यू स्टेशंस आर फिक्स्ड विद। तो अगर हम बात करें न्यू पोजीशंस को फिक्स करना होता है हमें सर्वेइंग में, तो हम किस किस मेथड से करते हैं? क्या बस एंगुलर मेथड से ओनली करते हैं, या फिर लीनियर मेथड से किया जाता है, या दोनों मेथड से किया जा सकता है? तो भाई हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। लीनियरली भी हम अपने किसी पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं और एंगुलरली हम फिक्स कर सकते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट कैन बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू। अभी हमने जस्ट देखा था, अभी हमने ये देखा था कि वन सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल्स टू, वन सर्कमफेरेंस किसके इक्वल हो गया था? 400 ग्रेड के इक्वल हो गया था। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करते हुए बोल रहा है कि वन सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू, तो 400 ग्रेड, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें भी हमारा यही है, तो वो बोल रहा है कि कितने वन सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू हाउ मेनी ग्रेड, सो 400 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो टेबल थी वो भी इंपॉर्टेंट थी, और मैंने बताया था एक क्वेश्चन में पूछा गया है। वेल यहाँ पे वो पूछ रहे हैं जो हमने डायग्राम स्टार्टिंग में देखा था, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो डैश 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 करके ये जो लाइन है, ये कन्वेंशनल सिंबल किसका है? क्या ये साउंडनेस टेस्ट का है, क्या ये स्लम्प टेस्ट का है, क्या ये कंसिस्टेंसी टेस्ट का है, या फिर सेंटर लाइन का है? तो भाई ये सेंटर लाइन को शो करता है, सेंटर लाइन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अब स्लम्प टेस्ट आया, तो स्लम्प टेस्ट हमारा किसको बताता है? ये हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर के बारे में बताता है। इसमें हमें स्लम्प वैल्यू मिलती है और कॉम्पैक्शन फैक्टर के बारे में पता चलता है। अगर हम सीमेंट में साउंडनेस की बात करें, तो हमें किस किस की वजह से देखने को मिलता है? लाइम की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से। लाइम हो गया, मैग्नीशिया हो गया, मैग्नीशिया हो गया, या फिर हमारा एक और होता है वो है हमारा सल्फर, सल्फर की वजह से। तो हमें इन सब की वजह से साउंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो हमारा सीमेंट है वो अनसाउंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड का मतलब क्या है कि वॉल्यूम उसमें एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। और लाइम और मैग्नीशिया की वजह से तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। सिर्फ अगर लाइम की वजह से हम मेजर कर रहे हैं तो ली चैटिलियर टेस्ट यूज़ किया जाता है, और अगर मैग्नीशिया और लाइम दोनों की वजह से कर रहे हैं तो ऑटोक्लेव टेस्ट यूज़ किया जाता है। वेल वहीं पे अगर हम कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात करें, तो विकेट एपरेटस को यूज़ किया जाता है। विकेट एपरेटस की क्या क्या डायमेंशन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में। तो विकेट एपरेटस को यूज़ किया जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। इससे हम एक वाटर कंटेंट पी को फाइंड करते हैं। बट ये जो कन्वेंशनल सिंबल है, ये हमारा डैश 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 सेंटर लाइन का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ प्लेन ट्राइंगल। तो एक होता है हमारा प्लेन ट्राइंगल, एक हम सर्वे करते हैं जो होता है हमारा प्लेन सर्वे, जिसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। और एक होता है हमारा स्पेरिकल ट्राइंगल, जिसमें हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं, जिसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। तो दो तरीके के ट्राइंगल है, उनकी इंटीरियर एंगल के सम का जो डिफरेंस है, इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनके जो सम का डिफरेंस है, वो अगर हमारा एरिया जो ट्राइंगल का 195 मीटर स्क्वायर किलोमीटर है ऑन द अर्थ सरफेस, तो कितना चेंज देखने को मिलेगा, कितना डिफरेंस होता है? तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे एग्जाम में देखोगे, तो 195 किलोमीटर स्क्वायर अगर एरिया का ट्राइंगल है, तो स्पेरिकल और प्लेन ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम का डिफरेंस है, वो आपको 1 सेकंड देखने को मिलेगा। 1 सेकंड विल बी द आंसर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज टू कॉज द ऑब्जेक्ट साइटेड अपीयर डैश देन दे रियली आर। तो अब क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके के करेक्शन होते हैं। एक है हमारा कर्वेचर करेक्शन, एक होता है कर्वेचर करेक्शन, और एक होता है हमारा रिफ्रैक्शन करेक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन, तो अगर हम बात करते हैं कर्वेचर के वजह से हमें हमेशा जो साइटेड है, जो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो हमेशा जितना है जो रियल में है वहाँ उससे हमेशा लोअर दिखता है। कर्वेचर करेक्शन में हमेशा कर्वेचर की वजह से जो ऑब्जेक्ट है जो दिखना चाहिए हमें जहाँ पर, उससे हमेशा थोड़ा लोअर दिखता है। तो हमें कर्वेचर वाले सीन में हमें लोअर दिखता है, और रिफ्रैक्शन वाले सीन में क्या होता है कि जहाँ पे एक्चुअली है वहाँ से हमेशा हमें हायर दिखता है। अगर हम बात करें कर्वेचर करेक्शन की, तो ये नेगेटिव होता है, जिसकी वैल्यू होती है डी स्क्वायर अपॉन 2r। और अगर हम इसकी बात करें, वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, आर की वैल्यू अगर जो हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है अगर उसको 6370 किलोमीटर पुट करते हैं, तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल के आती है -0.07849 -0.07849 डी स्क्वायर। तो ये तो मेरी सी की वैल्यू निकल के आती है। वहीं पे सी आर जो है मेरा रिफ्रैक्शन की वजह से करेक्शन है, वो सी का 1/7 होता है। इसका मतलब क्या है, 1/7 होता है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं और ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये हायर शो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव करेक्शन है। और इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें, तो इसका 1/7 करेंगे तो 0.01121 डी स्क्वायर आता है। तो अगर हम इन्हें कंबाइन करा जाए, अगर मैं इसे कंबाइन करूँ, तो अगर इसकी कंबाइन करेक्शन की बात करते हैं, तो हमारा जो कंबाइन करेक्शन है वो क्या देखने को मिलेगा? कंबाइन करेक्शन हमें देखने को मिलता है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो 0.0673 डी स्क्वायर, 0.0673 डी स्क्वायर, जिसमें डी जो है हमारा वो हमेशा किलोमीटर्स में होना चाहिए, तो हमें करेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक हमारा कर्वेचर के कारण करेक्शन हो गया, एक हमारा रिफ्रैक्शन के कारण करेक्शन हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्वेचर का अगर इफेक्ट देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट पे,
तो वो अपने जो रियल में है उससे कैसा दिखता है, हमें हायर दिखता है, लोअर दिखता है, या हमें सेम दिखता है। तो अगर हम बात करते हैं कर्वेचर की, तो कर्वेचर में हमें हमेशा लोअर दिखता है। जो भी मान लो साइड पे यहाँ पर है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो उससे हमें ये लोअर देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये लोअर दिखता है। लेकिन वहीं पे अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, तो रिफ्रैक्शन में क्या है हमें, कि जहाँ पे सरफेस है यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उससे हमें हायर देखने को मिलता है। लेकिन कंबाइंड करेक्शन में भी अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि द इफेक्ट ऑफ कंबाइंड करेक्शन टू द ऑब्जेक्ट, तो उसमें हमें कैसे दिखने को मिलेगा, कंबाइंडली हमें सीसी की वैल्यू ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिख रही है, तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रियल से हमें लोअर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर चेन इज, तो 30 मीटर, जैसे हमारी मैट्रिक लिंक्स थी, दो मैट्रिक चेन थी, दो तरीके की, एक हमारी 20 मीटर की चेन थी और एक हमारी 30 मीटर की चेन थी। अगर 20 मीटर की चेन है तो हमें 100 लिंक्स देखने को मिलेंगी, 20 मीटर की चेन है तो हमें 100 लिंक देखने को मिलेगी, और 30 मीटर की चेन है तो हमें 150 लिंक्स देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हो कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा 150 मतलब बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें वन लिंक के बीच में या फिर 1 मीटर में कितनी लिंक होगी, तो आप कैंसिल कर सकते हो। 1 मीटर में हमारी 1 मीटर में 5 लिंक देखने को मिलती है, 1 मीटर में 5 लिंक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ गंटर चेन, जो हमारी गंटर चेन होती है उसकी जो लेंथ है, या फिर जो हमारा लेंथ ऑफ सर्वेयर चेन, इससे क्या पता चलता है कि जो सर्वेयर चेन है और जो गंटर चेन है वो एक ही चीज़ है। मतलब गंटर चेन को हम सर्वेयर चेन भी कह सकते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, क्या 33 फीट होती है, 133 फीट होती है, 100 फीट होती है, या फिर 66 फीट होती है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो सिविल एसएससी जेई सिविल में 20 में पूछा गया है क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 66 फीट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में ही एक पूरी चेन की एक वो देख ली थी स्लाइड, जिसको मैं 1 मिनट में खोलती हूँ, तो हमने देख लिया था। तो गंटर चेन को यहाँ से एक और चीज़ आप लिख सकते हो कि उसे हम सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, सर्वेयर चेन भी बोला जाता है। तो आप देखो तो 66 फीट हमारी गंटर चेन्स की जो है लेंथ है, और 100 लिंक देखी जाती है। रेवेन्यू में हमारी 33 फीट देखा जाता है। वेल अभी हमने मैट्रिक चेन पे ही क्वेश्चन देखा था, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे चेन पे ही बन रहे हैं, तो चेन की लेंथ बिल्कुल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिग्नल फॉर रेंजिंग लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड सिग्नल इंडिकेट, तो देखो कुछ सिग्नल होते हैं जिसमें हम रेंजिंग जब करते हैं, एक तो डायरेक्ट रेंजिंग होती है, एक इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है। जब पर ये हम रेंजिंग कर रहे होते हैं, रेंजिंग की प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो इसमें हम कुछ सिग्नल देते हैं। तो जब लेफ्ट आर्म को हमने एक्सटेंड सिग्नल दिया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, कंटिन्यू टू मूव टू द लेफ्ट, मूव स्लोली टू द लेफ्ट, प्लम द रोड टू द लेफ्ट, या फिर मूव कंसिडरेबली टू द लेफ्ट। तो इनमें से क्या है जो हमारा लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड सिग्नल को इंडिकेट करता है। अगर हम बात करते हैं, ये बोल रहा है कि लेफ्ट आर्म को हमने एक्सटेंड सिग्नल दिया, मतलब क्या है कि कंटिन्यू टू मूव टू लेफ्ट। अगर यही हम राइट आर्म एक्सटेंडेड सिग्नल देते तो मतलब राइट में कंटिन्यू करो मूव करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट हमारा, कंटिन्यू टू मूव टू द लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट में एक्सटेंडेड दे रहे हैं तो कंटिन्यू करो लेफ्ट में, राइट में दे रहे हैं तो राइट में मूव करना कंटिन्यू करो। अगर रैपिड सिग्नल दे रहे हैं कि रैपिड हमने स्वीप किया है लेफ्ट की तरफ, तो हमें रैपिड अगर हमने स्वीप किया है लेफ्ट की तरफ, तो हमें चाहते हैं कि लेफ्ट की तरफ वो फटाफट से मूव कर जाए, कंसिडरेबली मूवमेंट टू द लेफ्ट मतलब। और अगर हमने रैपिड स्वीप राइट किया है तो हम चाहते हैं कि मूव करें वो कंसिडरेबली टू द राइट। तो अगर डी ऑप्शन होता तो रैपिड स्वीप लेफ्ट होता, और अगर हमें मूव कराना है, स्लोली मूव कराना है, तो हम स्लोली स्वीप करेंगे। रैपिड स्वीप करना है तो कंसिडरेबली राइट होगा या कंसिडरेबली लेफ्ट होगा। पर अगर हमें स्लोली मूव कराना है तो हम एक स्विफ्ट एकदम स्विफ्ट सा मूवमेंट देंगे, हैंड से स्विफ्ट मूवमेंट देंगे लेफ्ट की साइड या फिर राइट की साइड। तो ये सब जो सिग्नल है हमारे रेंजिंग में दिए जाते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि अगर हम एक्सटेंडेड आर्म शो कर रहे हैं तो कंटिन्यू है मूव करना जिस डायरेक्शन में हम शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्केल इन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मीजर्ड, थ्री कम से कम 3 जो सक्सेसिव डायमेंशन है हम उसको मेजर कर सकते हैं एट अ टाइम, दिस काइंड ऑफ स्केल इज कॉल्ड। तो आप ये देखो एसएससी जेईई और जी ट्रिपल एस बी और डीएमआरसी और एनसीएल, भाई कितने एग्जाम में यहाँ पूछा गया है। फिर अलग तरीके से क्या, स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकंड प्लेस ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो भाई डेसिमल सेकंड प्लेस तक 1 यूनिट 3 यूनिट में बता रहा है। तो ये कौन से, ये देखो एसएससी जेईई 2017 में, तो ये हर साल ही ऑलमोस्ट पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये जर्नी यही खत्म नहीं हो रही है, आप यहाँ देखो यहाँ पे भी खत्म ही नहीं हो रहा, मुझे 2 पेज पे लगा के दिखाना पड़ा है, कितने ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो 3 डायमेंशन स्केल होता है, जो 3 डायमेंशंस में करता है हमारे किसी भी पैरामीटर को मीजर, मीटर्स, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में, तो इस टाइप के जो स्केल है उसको हम डायगोनल स्केल कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
सो डायगोनल स्केल विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड्स द कंप्लीट चेक ऑन। तो अगर हम बात, तो मेथड ही कहता क्या है, मेथड कहता क्या है कि सम ऑफ बैक साइड माइनस द सम ऑफ फोर साइड इक्वल्स टू द राइज सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल, sum of rise minus sum of fall will be equals to the last RL minus first RL। तो अगर हम बात करें तो लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ये जो हमारा चेक देता है, ये जो चेक है हमारा, यही चेक हमें देखने को मिलता है किसमें, हमारे राइज फॉल मेथड में। राइज फॉल मेथड में चेक हमें कंप्लीट चेक मिलता है। तो अभी देख लो कितने क्वेश्चन में पूछा गया, कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। और हम अगर बात करें तो यहाँ पे ही खत्म नहीं हो रही जर्नी, यहाँ से चल रही भाई, कितने सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्या ये बस बैक साइड फोर साइड पे हमें देता है चेक, या सिर्फ इंटरमीडिएट साइड पे देता है, या बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड पे देता है, या फिर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड तीनों पे ये चेक हमें लागू होता है। तो भाई ये चेक तीनों पे लागू होता है। इंटरमीडिएट साइड क्या होती है, जो बैक साइड और फोर साइड के बीच की जितनी भी हमारी साइड्स हैं, जितनी भी हमारी रीडिंग्स हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। तो ये हमें तीनों पे चेक प्रोवाइड करता है। तो राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड्स चेक ऑन बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. So next question is dash is used to carrying leveling across a river। तो अगर ये रिवर है तो मैं लेवलिंग करूँ तो एक बार मैं यहाँ से लेवलिंग करूँगी, एक बार मैं यहाँ से लेवलिंग करूँगी। इस तरीके की जो हमारी लेवलिंग है इसको क्या कहा जाता है। तो यही वो इतने सारे एग्जाम में पूछा है, डी ट्रिपल एस बी जे 21 में, 19 में, और फिर पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, घुमा के भी पूछा गया है। द टेक्निक यूज टू क्रॉस अ जॉर्ज डीप जॉर्ज और वाइड स्ट्रीम while maintaining the continuity of leveling such kind of operation or leveling across a river is usually known as। तो इस तरीके की हम लेवलिंग को बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। इस तरीके की लेवलिंग को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल लेवलिंग। सो दिस रेसिप्रोकल लेवलिंग इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो बोल रहा है कि देयर आर टू स्टेशन दैट इज ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम बात करें दो स्टेशन है और वो हमारा ए एंड बी है, तो ए भी है एक हमारा, सपोज ये ए मान लेते हैं और ये हमारा बी है, तो बी मान लेते हैं। ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमारा फोर साइड हो गया। ये अगर इसकी फोर साइड है तो जैसे हम शो करते हैं ए बी से। और अगर हम इसकी बात करें, ये हमने बी माना है तो इसको हम शो करेंगे, ये इसकी बैक बियरिंग हो जाएगी, जो कि कहेंगे हम बी ए से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फोर बियरिंग को हम ए बी से, ऑफ ए बी को ए बी से शो करते हैं। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस हमेशा 180 होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। अगर 180 से कम है तो हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमें लोकल अट्रैक्शन देखने को मिलता है। लोकल अट्रैक्शन किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, क्या पता पेन हो वहाँ पे या कोई भी आयरन का इंस्ट्रूमेंट हो, तो लोकल अट्रैक्शन देखने को मिलता है। और हमारी जो बैक बियरिंग है ऑफ ए बी, उसको क्या हम बी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोल रहा है कि डिप ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल एट इक्वेटर एंड एट अ पोल। तो जो हमारा अर्थ है, इक्वेटर पे जो हमारा डिप है वो उसकी वैल्यू, और जो हमारा पोल है वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या देखने को मिलती है। एसएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिप की अगर हम बात करें तो यहाँ इक्वेटर पे हमें 0 डिग्री देखने को मिलती है और पोल पे हमें 90 डिग्री देखने को मिलता है। तो मैग्नेटिक निडल का डिप इक्वेटर पे 0 डिग्री और पोल पे 90 डिग्री देखने को मिलता है। इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो वो तो अब आपको ये देखना है कि इक्वेटर पहले लिखा है या पोल पहले लिखा है। जो भी पहले लिखा होगा उस हिसाब से हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो राइट नाउ सी विल बी द करेक्ट आंसर। कन्वर्ट 122 डिग्री 30 मिनट्स होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग क्या होती है, हम नॉर्थ से काउंट करते हैं और काउंट क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंड 0 से 360 डिग्री के बीच में हमारी पूरी रीडिंग चलती है। वेल वहीं पे क्वाड्रेंट बियरिंग की बात करें तो हम इसमें नॉर्थ से भी कर सकते हैं और साउथ से भी कर सकते हैं, जो भी पास पड़ेगा। और 90 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट पे हमारा चलता है, 90 डिग्री में हम राइट करते हैं। तो ये होल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग है, और ये हमारी क्वाड्रेंट बियरिंग है। तो ये बोल रहा है कि आप अभी आपको दे रखा है जो हमारा होल सर्कल बियरिंग वो कुछ यहाँ है भैया 90 डिग्री से बड़े हुए हैं, क्योंकि ये वैल्यू कितनी दे रखी है 122 डिग्री 30 मिनट्स। तो अगर हम बात करें इसकी, तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी, क्योंकि अभी ये साउथ से, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो साउथ से हम इसको शो करेंगे, साउथ से निकालना है। तो अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है तो मैं क्या करूँ, 180 से माइनस कर दूँ, ये एंगल फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको हम करेंगे 180 डिग्री से माइनस कर दें, तो 179 डिग्री 60 मिनट्स विल बी सब्ट्रैक्टिंग 122 डिग्री 30 मिनट्स। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 30 मिनट्स एंड 7 और यहाँ पर 5, तो 57 डिग्री और 30 मिनट्स। अब बात करो तो ये साउथ है, ये हमारा साउथ है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट होता है ईस्ट, तो साउथ ईस्ट। सो साउथ 57 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इसमें, अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन विल बी, नो नो नो, ये तो वेस्ट है। तो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, साउथ 57 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। अगर हम बात करें, ये भी एसएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोर एक्सपीरियंस्ड ऑफ द चेन मैन रिमेन्स एट द जीरो एंड रियर एंड पे इज कॉल्ड। तो देखो जो मोस्ट एक्सपीरियंस चेन मैन, एक चेनिंग होती है, जब चेनिंग प्रोसेस करते हैं तो लोग उसको लेके चेन को लेके चल रहे हैं, तो जो मोर एक्सपीरियंस्ड चेन मैन है वो कहाँ पर रहता है, वो जीरो पे एंड पे रहता है, और उसे क्या कहते हैं हम, अगर उसकी बात करें तो उसे क्या कहते हैं हम, लीडर। तो जो मोर एक्सपीरियंस्ड है उसको हम बोलते हैं लीडर, उस बंदे को बोलेंगे हम लीडर। और जो रियर एंड, जो लास्ट एंड पे चल रहा होता है चेन को लेके, वो सीख रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फॉलोअर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, तो ये फॉलोअर। तो अगर हम अभी बात करें फॉलोअर, लेकिन हो सकता है कभी घुमा के पूछ दे, घुमा के अगर पूछ ले कि जो स्टार्टिंग में चल रहा है, जो एक्सपीरियंस्ड मैन है उसे क्या कहते हैं, तो जो एक्सपीरियंस्ड मैन है उसे हम कहते हैं लीडर, और जो हमारा रियर एंड पे चल रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है, उसे बोलते हैं हम फॉलोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट द होल सर्कल बियरिंग टू द रिड्यूस बियरिंग। अभी हमने देखा था होल सर्कल बियरिंग, तो भाई ये बोल रहा है कि 36 है, मतलब इस वाले एंगल में होगा कहीं, तो ये घुमा के हमें दिया है, पूरी वैल्यू दे रखी है 336 40 डिग्री। तो अगर हम बात करें इस वे की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अगर मुझे बस ये एंगल चाहिए, अगर हम बात करें, अगर हम इसको क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट रिड्यूस बियरिंग में चेंज करते तो ये वाला एंगल चाहिए होता मुझे। ये वाला एंगल के लिए हम क्या करेंगे, पूरा 360 में से इस वैल्यू को माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा। तो अगर 360 में से माइनस करें तो 359.60 मिनट। अगर हम बात करें फिर 359 डिग्री 60 मिनट में से हम माइनस कर देते हैं 366 40 मिनट्स को माइनस करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, यहाँ पर आ जाएगा 20 मिनट्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें 9 माइनस 3 होता है, और यहाँ पे 2, तो 23 डिग्री 20 मिनट्स आ रहा है। 23 डिग्री 20 मिनट्स, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा वेस्ट। सो नॉर्थ, नॉर्थ 23 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। अगर ऑप्शन की बात करें तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 2021 में एसएससी जेईई में पूछा गया था, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने नॉर्थ से लेके साउथ वेस्ट लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा पास पड़ेगा हमें, इसलिए हमने इसका आंसर सी ऑप्शन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इज मेनली यूज्ड फॉर कैडास्ट्रल सर्वे। अगर याद हो लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, उसने पूछा था कि कैडास्ट्रल सर्वे होता क्या है। तो जो हम अपने नेबरहुड में जो चेक करते हैं, या फिर जो प्लॉट होते हैं, या फिर हमारे जो भी हम आसपास के एरिया में, या फिर हमारा म्यूनसिपल एरियाज में जो भी हम अपने प्लॉट को मीजर करते हैं, उस तरीके के सर्वे को हम कैडास्ट्रल सर्वे बोलते हैं। और वो पूछ रहा है कि कौन सी चेन को यूज किया जाता है कैडास्ट्रल सर्वे के लिए। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है रेवेन्यू चेन, दूसरा गंटर्स चेन, फिर सर्वेयर चेन। तो भाई ये बी और सी ऑप्शन तो ब्लफ करने के लिए दिया है, क्योंकि गंटर्स चेन को ही सर्वेयर चेन कहते हैं, दोनों तो एक दूसरे के सेम है, इक्वल। सो गंटर चेन इज ऑल्सो नोन है सर्वेयर चेन, और एक है हमारा इंजीनियर चेन। तो अगर हम बात करें तो रेवेन्यू चेन हमारा होता है, रेवेन्यू चेन की अगर बात करी जाए तो ये हमारा होता है 33 फीट का, 33 फीट का होता है। और इसकी में लिंक कितनी होती है, रेवेन्यू चेन में 16 लिंक्स होती है, 16 लिंक्स होती हैं। वेल वहीं पे अगर गंटर चेन की बात करी जाए तो गंटर चेन को हम सर्वियर चेन भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारा 66 फीट हमारी इसकी लेंथ होती है, और 100 लिंक्स देखे जाते हैं। और इंजीनियर चेन की बात करते हैं, इंजीनियर चेन में हमारा 100 फीट होता है इसका लेंथ, और 100 ही लिंक्स देखे जाते हैं। अगर इंजीनियर चेन की बात करें तो 100 फीट इसकी लेंथ होती है, और 100 लिंक्स देखे जाते हैं। ये सब तो देखो कितने अच्छे क्वेश्चन बन गए। वेल लेकिन कैडेस्ट्रियल सर्वे के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो रेवेन्यू चेन विल बी द करेक्ट आंसर। रेवेन्यू चेन को हम कैडेस्ट्रियल सर्वे के लिए यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास। सबसे पहली बात, दो कंपास होते हैं, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास और एक होता है हमारा सर्वियर कंपास। तो अगर हम कुछ बातें देख लें प्रिज्मेटिक कंपास की, तो प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहली बात, इसमें हम WCB में कैलकुलेट करते हैं, हम इसमें होल बियरिंग में कैलकुलेट करते हैं। और वहीं पे अगर हम सर्वेयर कंपास की बात करें, सर्वेयर कंपास की बात करते हैं, तो इसमें हम रिड्यूस्ड बियरिंग में कैलकुलेट करते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग में हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रिज्मेटिक कंपास की बात की जाए तो प्रिज्मेटिक कंपास ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, क्योंकि तो ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है और ये हमारे लिए हैंडी ज़्यादा है। वेल अगर हम बात करते हैं सर्वेयर कंपास की, तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये होल सर्कल बियरिंग देता है, इस वजह से प्रिज्मेटिक कंपास को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्पररी, नॉट अ टेम्पररी। तो अगर मैं बात करूँ सेंटरिंग, जो सेंटरिंग प्रोसेस है, फोकस का प्रोसेस है, फोकस प्रोसेसिंग होता है, और जो हमारा लेवलिंग प्रोसेस होता है, और जो हमारा लेवलिंग प्रोसेसिंग होता है, ये तीनों हमारे टेम्पररी एडजस्टमेंट हैं। अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों मेरे टेम्पररी एडजस्टमेंट हैं, सेंटरिंग, फोकसिंग एंड लेवलिंग। इसका मतलब एडजस्टिंग साइड वेन, एडजस्टिंग साइड वेन विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट प्रिज्मेटिक कंपास में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम बात करते हैं इतने सारे स्टेटमेंट में, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है,
The prismatic compass gives whole circle bearing of a line, whereas surveyor compass gives quadrantal bearing. तो reduced bearing को हम quadrantal bearing भी कहते हैं. तो ये लाइन तो बिल्कुल करेक्ट है. तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया. अभी देखा था कि prismatic compass हमारा WCB में देता है और सर्वेयरिंग कंपास हमारा reduced bearing जिसे हम quadrantal bearing भी बोलते हैं. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया और ये MPPCS फॉरेस्ट में पूछा गया है. तो और सारे तो हमें वो मतलब ब्लफ करने के लिए दिए हैं कि prismatic compass एज वेल एज सर्वेयर दोनों क्या हो WCB में काउंट किए जाते हैं. तो नहीं, हमें पता होना चाहिए कि प्रिज्मेटिक हमारा WCB में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर डायरेक्टली मेड इन द फील्ड इज. तो अगर बस लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम कौन सा सर्वेइंग करते हैं? क्या लैंड सर्वेइंग करते हैं, क्या चेन सर्वेइंग करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वेइंग करते हैं, या ट्रोपोग्राफिकल सर्वेइंग करते हैं? तो अगर हमें लैंड पे मेजर करना है, वो भी क्या 1 डायमेंशन में मेजर करना है, या फिर लीनियर मेजरमेंट करना है, तो हम चेन सर्वेइंग को करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेन को आज हमने समझा है. उनकी अलग अलग लिंक होती है, उनकी अलग अलग लेंथ होती है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं. तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा लीनियर मेजरमेंट के लिए हम चेन सर्वेइंग को करते हैं. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेल, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 10500. अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, सॉरी मैंने आर पढ़ लिया था, आर नॉट, तो करेक्शन. तो एक तो सबसे पहली बात IS कोड के द्वारा बोला गया कि इन चारों में से सबसे कौन सा कम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक माना जाएगा अगर ड्रिंकिंग वाटर की हम बात कर रहे हैं. तो ऑडोर, स्मेल जो हो गया, टेस्ट, लेड का कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, pH जो है हमारा 6.5 से लेके 8.5 के बीच में होना चाहिए, और जो टेस्ट है, तो ये तीनों जो ज़्यादा हैं, टेस्ट हो गया, लेड हो गया और pH हो गया, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक माने गए हैं. किसके द्वारा? ये IS 10-500 के द्वारा. लेकिन ओडोर को उन्होंने नॉट लीस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में काउंट किया. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओडोर को हमने लीस्ट या फिर नॉट एसेंशियल में काउंट किया है. क्वेश्चन देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. ये प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो इसलिए खुद से ही लिख दिया मैंने. मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन इज टू बी फाउंड टू बी. तो ये मैग्नेटिक बियरिंग है कि 33 डिग्री 40 मिनट्स इफ डिक्लिनेशन इज इन ईस्ट. अगर डिक्लिनेशन की बात करें तो वो हमारा ईस्ट की तरफ है. तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारी लाइन होती है ये हमारा होता है ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ होता है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ. लेकिन हमारी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारी लाइन होती है वो हमारे मैग्नेटिक बियरिंग लाइन है. तो अब वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको ईस्ट की तरफ देखने को मिल रहा है. अगर मैं बात करूं तो उसको दूसरे कलर से बना लेते हैं. ईस्ट की तरफ देखने को मिल रहा है, मतलब की तरफ जो हमें ईस्ट है इसकी तरफ डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है. तो अगर हम ईस्ट की तरफ डिक्लिनेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से डिक्लिनेशन होगा, जो कि वैल्यू दे रखी है हमें 3 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट. वह बात करें अगर 3 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट दे रखा है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया हमारा, और ये मैग्नेटिक साउथ हो गया हमारा. अब यहाँ से जो हमें वैल्यू दे रखी है, यहाँ से हमें वैल्यू दे रखी है किसी पॉइंट की, वो वैल्यू है हमारी 33 डिग्री 40 मिनट्स. अगर हम बात करें तो ये हमें दे रखा है 33 डिग्री 40 मिनट्स. तो वो बोल रहा है ट्रू बियरिंग फाइंड करो. तो कुछ लोग फॉर्मुला यूज करते हैं, ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनाइजेशन. बिल्कुल सही बात है, ये भी यूज कर सकते हो. अगर ईस्ट होता है तो वो लोग प्लस यूज करते हैं, और वेस्ट होता है, ईस्ट होता है तो वो पॉजिटिव यूज करते हैं, वेस्ट होता है तो नेगेटिव यूज करते हैं. पर आप डायग्राम बनाओगे तो कभी भी आपको फॉर्मुले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा. आप खुद देखो, ये हमें मैग्नेटिक बियरिंग है और मुझे इसकी ट्रू बियरिंग चाहिए, मतलब इनको ऐड कर दूंगी मैं, इस टोटल को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा. तो 33 डिग्री 40 मिनट्स में हम ऐड कर देंगे 3 डिग्री 40 मिनट्स को. अगर ऐड कर देंगे, अगर 33 डिग्री 40 मिनट्स को और हम 3 डिग्री 40 मिनट्स को ऐड करते हैं, इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं, तो हमारे ट्रू बियरिंग आ जाएगी. ट्रू बियरिंग हमारी आएगी 37 डिग्री 20 मिनट्स. तो 37 डिग्री 20 मिनट्स हमारी ट्रू बियरिंग आ जाएगी, वो भी ईस्ट की तरफ आएगी हमारी. तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करके हमने ट्रू बियरिंग निकाली. और आप इस फॉर्मुले से भी करते तो ईस्ट है तो आप पॉजिटिव ही लेते, पॉजिटिव लेते तो ऐड करते, तो मैग्नेटिक बियरिंग और ईस्ट डिक्लिनेशन को ऐड करते तो आपकी ट्रू बियरिंग आ जाती. तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन सर्वेइंग बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे. सर्वे के ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ड करता है. तो अगर हम बात करते हैं सर्वेइंग की ऑब्जेक्ट की, तो जैसे हमारा मिलिट्री सर्वे हो गया, माइन सर्वे हो गया, इंजीनियरिंग सर्वे हो गया, आर्कोलॉजिकल सर्वे हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, ये हमारे बेस्ड होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे पे. ये सब तरीके के सर्वे जो है हमारे किसी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे पे बेस्ड करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन को हम इस पे बेस कराते हैं. तो अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन अनअर्थिंग रिलिक्स ऑफ एंटिक्विटी विल बी द करेक्ट आंसर. ये सब जो तरीके के सर्वे हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे से बेस्ड हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सर्वे यूज फॉर डिटरमाइनिंग पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो हम सर्वे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हमारा, कि हमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से सर्वे करना और डिटरमाइन करना है. तो ये कौन सा तरीके का सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे है, टोपोग्राफिकल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे है, या फिर मिलिट्री सर्वे है. तो मिलिट्री सर्वे है उसी में हम सारे अपने जो भी हमारा नक्शा है, जो भी हमारा मैप है, उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. मिलिट्री सर्वे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे
आर। तो हमारे बेसिक सर्वे के दो बेसिक प्रिंसिपल है, उनको हमें पता करना है। क्या? एक तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट या फिर पार्ट टू होल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फ्रॉम होल टू पार्ट इज द वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ए इज करेक्ट। और अगर हम बात करें मेजरिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन, मेजरिंग एंड कैलकुलेटिंग लैंड एबिलिटी या फिर फिक्सिंग अ पॉइंट इन रिलेशन टू द पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड। तो अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये है हमारा कि हमें दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं तीसरे पॉइंट को लोकेट करने के लिए। यही तो हमारा दूसरा प्रिंसिपल कहता है। तो फिक्सिंग अ पॉइंट इन रिलेशन टू द पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड। सो ए एंड डी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए एंड डी उसी में हम ले रहे हैं। तो ए एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। डी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, हमने बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन किए हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट के PYQs पे चाहिए, हम उस पर बिल्कुल बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।